अब एग्जाम के दृष्टि जब हम पढ़ा रहे हैं तो इसलिए सांची के स्तूप का नहीं बता रहे हैं, बाद में उसका वीडियो बनेगा, क्योंकि अभी बीएचयू के लिए ये बहुत ज़रूरी नहीं है सांची का स्तूप या मौर्यकालीन स्तंभों की बात। चलिए हम बात करते हैं शुंगकालीन स्तूप वास्तु की। तो ब्राह्मण प्रतिक्रियावादी विचारधारा में शुंग साम्राज्य का सर्वोपरि स्थान रहा है। शुंग शासक ब्राह्मण धर्मावलंबी होने के साथ साथ अपनी सहिष्णु नीति का पालन भी किया, यानी इसके परिणाम स्वरूप बौद्ध प्रतीक स्तूप वास्तु की समुन्नत परिपक्वता दिखाई पड़ती है। तो शुंगकालीन ख्याति स्तूपों में भरौत, सांची और बोधगया के स्तूप की गणना की जाती है। तो भरौत स्तूप की बात करते हैं तो शुंग कलाकारों की कलात्मक प्रतिभा का निदर्शन भरौत स्तूप में सम्यक रूप से दिखाया गया है। अशोक द्वारा प्रतिष्ठापित इष्टकायमय स्तूप शुंग नरेश धनभूति के शासनकाल में अपने पूर्ण विकसित रूप में दिखाई देता है। भरौत जो है ये गांव है, उचहरा स्टेशन से 6 मील उत्तर पूर्व में और सतना स्टेशन से 9 मील दक्षिण में है। यह प्रयाग से दक्षिण पश्चिम दिशा में 120 मील दूरी पर स्थित था और वहाँ से चेदी यानी जबलपुर बहुत ही पास में है। यद्यपि भरौत स्तूप पूरी तरह से विनष्ट हो गया, तथापि उसके अस्थिपंजर जो अवशेष है उसकी व्यथा को उद्घाटित करने के लिए पर्याप्त है। सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में कनिंघम महोदय ने भरौत स्तूप की खोज की थी और इस स्थल का पुरातात्विक अन्वेषण जनरल कनिंघम, उनके सहायक जेडी वेगलर ने स्तूप वेदिका के कुल 47 यानी 47 स्तंभ और तोरण द्वार के कतिपय अवशेष प्राप्त किए थे, जो वर्तमान में ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में और राष्ट्रीय संग्रहालय कलकत्ता में सुरक्षित है। इनमें से 35 भरौत के मुख्य स्थल से और से समीपस्थ भटवारा और पटौरा नामक क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। और इसमें कुल 40 लंबे अवशेषों में से जनरल कनिंघम को 16 अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो जो कि इसके कई अवशेष के जो अवशेष हैं वो इलाहाबाद संग्रहालय, भारत कला भवन वाराणसी, तुलसी स्मारक संग्रहालय राम भवन मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। तो कनिंघम और बरुआ महोदय ने भरौत स्तूप का जो चित्र प्रस्तुत किया उससे उसकी वास्तुगत विशेषताओं का अनुमान लगा सकते हैं। अशोक काल में स्तूपों ईंटों का बना था, किंतु शुंग काल में इसे इष्टिका या पाषाण से आच्छादित किया गया। यद्यपि इसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, फिर भी वृत्ताकार वेदिका और तोरण द्वार निश्चय ही शुंग कला का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्तूप का अंडभाग देखें तो स्तूप का अंडभाग पक्की ईंटों से निर्मित था, जिसका आधार मेधी यानी पाषाणमय था। इसका व्यास जो है लगभग 68 फुट था। व्यास समझते हैं ना, त्रिज्या उज्ज्या जानते हैं। तो खोज के समय कनिंघम महोदय को केवल स्तूप का 10 फुट 6 इंच भाग ही शेष मिला। स्तूप पूरी तरह से विनष्ट होने के कारण उसके आकार की कल्पना वेदिका पर अंकित स्तूपों से की जाती है। तो वेदिका में 3-4 स्थलों पर स्तूप के अंडभाग की मूलाकृति अंकित है, ठीक है। तो मूल स्तूप जो है एक बड़े घंटे की भांति लगभग अर्धचंद्राकार रहा होगा और एक स्तंभ पर स्तूप की प्रकृति से यह ज्ञात होता है। महावेदिका की बात करें तो भरौत स्तूप की चतुर्दिक घेरने वाली वृत्ताकार या गोलाकार वेदिका पूरी तरह से पाषाण निर्मित थी, जिसमें संभवतः 4 तोरण द्वार लगे थे। इस महावेदिका से लगभग 80 स्तंभ थे, जिनके ऊपर उषस बैठाए गए थे। तो 2 स्तंभों के बीच में 3 बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, जिन्हें सूची कहा जाता है। महावेदिका का संपूर्ण गोल घेरा 330 फुट के आकार में बना था और वेदिका में लगे सभी स्तंभों में प्रत्येक की ऊंचाई 7 फुट थी और सहित इसकी ऊंचाई जो है 9 फुट थी। तो इस वेदिका में चतुर्दिक 120 आले बने हैं। लगभग इसमें 600 दीप प्रज्वलित होते थे और वेदिका का निर्माण शुंग शैली में, अर्थात 2 स्तंभों के बीच 3 सूचियों से चूल काट करके जोड़ा गया है और ऊपर अर्धगोलाकार उषस है। हर्मिका शुंग काल में स्तूप का शिलाच्छादन किया गया था। इसके अंड के शीर्ष पर एक वर्गाकार चबूतरा निर्मित था, जिसे हर्मिका कहते हैं और हर्मिका को देवस्थान भी कहते हैं। तो एक स्तंभ पर स्तूप की प्रकृति से यह पता चलता है कि हर्मिका के चारों ओर वेदिका रही होगी, उसके बीच में यष्टि और छत्र बने होंगे। छत्र के चारों ओर लटकती हुई मालाएं भी बनी रही होंगी, जो स्तंभ की स्तूप प्रकृति से अनुमेय है और यह स्तूप लाल प्रस्तर से निर्मित था। अब प्रदक्षिणा पथ की बात करें तो स्तूप और वेदिका के बीच के रिक्त स्थान का उपयोग परिक्रमा पथ के रूप में किया जाता था, यानी कहाँ, स्तूप और वेदिका के बीच में, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। प्रदक्षिणा पथ करीब जो है 10 फुट 4 इंच अर्थात
3.5 मीटर चौड़ा था। इस पथ का निर्माण पत्थर के ढोके, गिट्टी, बजरी से कूटकर किया गया था। तोरण द्वार की बात करें तो रेलिंग के चारों ओर, चारों दिशाओं में, यानी वे महावेदिकाओं के बीच में 4 प्रवेश द्वार बनाए गए थे, जिन्हें तोरण द्वार कहा गया है। भरत स्तूप में दक्षिणी तोरण द्वार मुख्य प्रवेश द्वार था और एल ए वेडल के अनुसार निर्माण स्थल की रचना के आधार पर दक्षिण तोरण द्वार ही मुख्य प्रवेश द्वार के रूप में प्रयुक्त किया गया था। बाद में पूर्वी तोरण द्वार बाद में जोड़ा गया है। इसका निर्माण 2 उच्च स्तंभों को 4 पतले पतले स्तंभों को जोड़कर किया गया है, जिसमें पूर्व पश्चिम के तोरण स्तंभ अष्टकोणिक और उत्तर दक्षिण के स्तंभ जो हैं चतुष्कोणिक हैं। तो और इन स्तंभों को ऊपर के 3 आड़े धरणों से आबद्ध किया गया है। इन धरणों को छोटे छोटे लंबवत पाषाण खंडों से जोड़ा गया है। धरणों में सिरों पर मुख फैलाए मगरमच्छ की आकृतियां बनी, जिन्हें शिशुमार सिरह कहा गया है। तोरण स्तंभ की ऊंचाई लगभग 3 मीटर यानी 9 फुट 7 इंच है। इस प्रकार तोरण की बड़ेरिया धनुषाकार हैं। सबसे ऊपर के धरण पर मध्य में एक धर्म चक्र अंकित था, जिसके दोनों ओर त्रिरत्न चिन्ह निर्मित थे। चक्र एवं पुष्प चौकी आधृत है, जो मधुछत्ते के आकार बना है, और तोरण के बड़ेरियों को स्तंभ के ऊपर ठीहों द्वारा और मध्य में स्तंभ द्वारा जोड़ा गया था। इस प्रकार भरौत तोरण प्राचीनतम उदाहरण होते हुए भी कलात्मक और आदर्शात्मक है। तो अगर हम बात करें इसके काल के बारे में, तो भरत स्तूप अपने विखंडित व्यस्त रूप में भी स्तूप वास्तु के प्राचीनतम स्वरूप को पूरी दिखाने में समर्थ है। ठीक है, इसका जो काल है, अशोक का शासन काल करीब 250 से 237 ईसा पूर्व के मध्य रखने का प्रयास किया कनिष्कगम ने अशोक के काल के आधार पर, क्योंकि यहाँ से अशोकीय लिपि में और भरत के लेखों को लिपि में गहरा सादृश्य दिखाई पड़ता है। और बाद में देखा जाए तो 50 वर्ष के बाद इसका विस्तार पाषाण वेदिका और तोरण का निर्माण लगभग शुंग काल में दिखाई पड़ता है, जिसमें शुंग राजा धनभूति का उल्लेख है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ये भरौत का स्तूप का जो काल है वो अशोक कालीन, और इसके जीर्णोद्धार का जो काल है उसको शुंग कालीन स्वीकार किया जा सकता है।